हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। क्लास 10 साइंस के नोट्स में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो वो जितने भी फंक्शन जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए या फिर बॉडी मेंटेनेंस के लिए करता है, तो वो सारी की सारी जो है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। चाहे वो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, बट सम टोटल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए या फिर बॉडी मेंटेनेंस के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप यहाँ से कर सकते हो। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर जो है ग्रोथ होती है, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सारे के सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर। हम अपने में सबसे पहले करेंगे न्यूट्रिशन, उसके बाद हम करेंगे रेस्पिरेशन, नेक्स्ट आप करोगे सर्कुलेशन और लास्ट में हम करेंगे एक्सक्रीशन। और सारे के सारे जो पार्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है और ये चैप्टर का वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने खाना खा लिया तो वो आपका न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, नॉट एट ऑल। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिएंट as in the form of food, digest, absorb, transport and utilize nutrient and remove the waste product। तो टोटल प्रोसेस जिसके अंदर इंसान पहले तो अपना न्यूट्रिशन फूड के रूप में ले रहा है, उसके बाद उसका डाइजेशन हो रहा है, बॉडी उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके बाद वो सारे न्यूट्रिएंट को जो बॉडी है उसे यूटिलाइज कर रही है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसे रिमूवल। तो ये सारा का सारा जो सम टोटल प्रोसेस है उसको मिलाकर जो होता है वो आपका क्या है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के भी दो मोड है आपका, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना सके, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये काम कौन करेगा, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a kind of nutrition in which organism do not possess the ability to synthesize their own food। इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म के पास खुद की एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर ले, बल्कि वो ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चाहे जितने एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो ग्रीन प्लांट पे या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम नॉनवेज भी खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक पे ही। नेक्स्ट हमारा जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। ऑटोट्रॉफ को आप सिंपल ये मत याद रखो कि हाँ जो अपना खाना खुद बनाए उसे ऑटोट्रॉफ कहेंगे, उसको थोड़ा सा जो है आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। थोड़ा सा जो है आपको सही तरीके से सोचना है या फिर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। सो ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके कन्वर्ट किस में कर देता है, हाई कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, ऑटोट्रॉफ ये काम करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता ही ये है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेते हैं और उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। जब आप डेफिनेशन लिखते हो फोटोसिंथेसिस की या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि CO2 H2O लिया तो अपने आप ही कुछ हो जाएगा, मतलब अपने आप ही फूड बन जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा, नॉट एट ऑल। प्रेजेंस दो चीज़ की होनी ज़रूरी है, क्लोरोफिल और सनलाइट, क्योंकि प्लांट में खाना बनने का काम जो होता है वो लीव्स के अंदर होता है और लीव्स के अंदर जो है क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ही पत्तों का रंग जो है ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। तो सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तब जाकर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके इक्वेशंस को आपको याद रखना है इस तरीके से, CO2 H2O है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये आपका बनेगा ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन एंड प्लस H2O। नेक्स्ट है आपका मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसको लेकर भी आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसको भी आपको 3
जो है मेन इवेंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में, और जो है आपका वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट होकर दो टुकड़ों में बटेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हमने CO2 लिया उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इस तरीके के जो है 3 मेन इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक बात है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा आप स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि गैसियस एक्सचेंज कराता है। लाइक प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उसको लेता है, ऑक्सीजन को वो रिलीज कराता है। तो ये काम जो है प्लांट के अंदर जो है लीव्स के पास जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के पास, वो स्टोमेटा होता है, तो ये फंक्शन उसका है। और इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये है, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन के टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या करता है, ये लूज करा देता है। तो ये 2 फंक्शन हो गए स्टोमेटा के। इसके अलावा जो है आपका स्टोमेटा का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बनाकर लिख देंगे कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो आप बताओ इसकी नेमिंग करो, ये फिर डायरेक्टली आपसे बनवा सकते हैं। तो इसको आपको जो है आपको पता होना चाहिए, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, क्लोज होगा तो कैसा होगा, और ओपन क्लोज करने का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, गार्ड सेल के पास है। तो इस तरीके से जो है आपको देख लेना है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल वॉल हो गया, ये वैक्यूल्स हो गए जो मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये जो है स्टोमेटा ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। और ओपन और क्लोज पे जो कंट्रोल है वो किसका है, गार्ड सेल का है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारा प्लांट वाला मैटर कंप्लीट हो गया। एनिमल के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। और उसके लिए आपके जो सिलेबस में अमीबा को लेकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि किस तरीके से जो है अमीबा अपने में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले ये अपने फूड को सेंस करते हैं। उसके अलावा जो है इनकी जो बॉडी होती है, इनका स्ट्रक्चर, ये साइडोपोडिया, जहाँ पर भी फूड होता है वहाँ पर वो साइडोपोडिया से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद फूड जो है उसके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे वो फूड वैक्यूल्स के क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। फूड को डाइजेशन वहीं पर होगा और उसके बाद जो भी सोल्यूबल मटेरियल है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो भी क्या होगा, वहीं से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसकी 6 प्रोसेस हैं, आपको ये 1 बाय 1 अपने माइंड में रखना है। बाकी आपका जो मेन है वो है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है माउथ से। तो यहाँ पर जो है हर स्टेप को आपको याद रखना है। कई बार आपसे सीरीज़ में लगवा लेते हैं कि आप क्या करो, इसे सीरीज़ में सेट कर दो। सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। फूड इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस इन द माउथ। माउथ में हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है जो हम इसे चबाते हैं दांतों की हेल्प से एंड ऑल। तो और इसके अलावा सेलेब्री अमाइलस मौजूद होता है, सलाइवा होते हैं। तो ये सारे खाने को मिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो है, जो भी आपने फूड खाया वो आइसोफेगस की हेल्प से कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये दीज पीसेस बीइंग ईजी टू स्वेलो, ताकि जो मतलब आराम से हम इसे स्वेलो कर निगल ले सो, और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो तो ट्रेवल डाउन करता है द ओइसोफेगस टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, ओइसोफेगस से मतलब आपका माउथ से स्टमक तक जो खाना जाता है वो आपका किससे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। मतलब अगर खाना यहाँ आया तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा एरिया। उसके बाद यहाँ से जब चला जाएगा तो ये फिर क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है वो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। नेक्स्ट जो है फूड चला जाएगा स्टमक में। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन होते हैं जो इन पार्टिकल्स को, जो भी हमने फूड पार्टिकल्स खाए हैं, इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, म्यूकस, ये 3 के 3 आपके स्टमक में होते हैं। अब काम क्या है, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। जो भी अपने फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन। HCl क्या करता है, पूरे मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन सही से काम कर सके। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट किससे करा रहा है, HCl। क्योंकि यहाँ पर HCl जो आपके स्टमक में होता है वो लगभग आपका 1.5 या 2 pH का होता है, जो कि हाईली एसिडिक है, जो कि हमारी बॉडी जो है सहन नहीं कर सकती। लेकिन उसको जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, म्यूकस कर रहा है, विच इज़ प्रेजेंट इन स्टमक।
नेक्स्ट उसके बाद स्टमक के बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट बीच बीच में कुछ ग्लैंड है वो क्या करेंगे, जो उसे सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे। फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो है फूड दोबारा से छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे। कुछ ग्लैंड वहाँ पर आसपास मौजूद होते हैं, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो लीवर बनाता है बाइल जूसेस और पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस, जो कि इस प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, और जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसे ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनका पूरा जो कनेक्शन है वो ब्लड से होता है। तो जो भी न्यूट्रिशन है, जो ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो क्या करते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब करा लिया जाता है, और उसके अलावा वहाँ से ऑब्जर्व करके वो पूरी की पूरी बॉडी में भेज देते हैं। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम में जो आपके 3 आपको नाम याद रखने हैं, अमाइलस हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया। काम क्या है इनका, अमाइलस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, मतलब चेंज करा देता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, और ट्रिप्सिन का काम है, और लाइपेस का काम क्या है, फिर जितने भी आपने फैट प्रोडक्ट खाया उसको लिपिड में कन्वर्ट कराने का काम ये आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स करते हैं। आपसे मैचिंग का या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरा का जो खाने का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर हो गया, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने का पूरी तरीके से डाइजेशन हो चुका है, लेकिन वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर जाकर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि आपने खाना के साथ पानी भी पिया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितना भी आप पानी पी रहे हो उतना डेली बॉडी से निकल जा रहा है, नॉट एट ऑल। तो इसमें क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और बाकी जो रेस्ट मटेरियल बचा हुआ है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द बॉडी बाय द एनएस। अब यहाँ पर जो है कभी कभी क्या लास्ट ईयर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ लिया गया था, तो आपको जो है इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी होगी। आप अभी से कर लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक फंक्शन, एक एक प्रोसेस पढ़ते जाओ, उसके डायग्राम की प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑएसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, यहीं पर कनेक्टेड हो गया पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये आपका यहाँ पर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर ऐसा नहीं कि आपने सांस लिया, मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा विद रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन के अंदर है क्या, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से जो हम एनर्जी रिलीज करवाने का काम कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और इस वजह से रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं 2 चीज़ें, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन इज द सम टोटल ऑफ ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया एटमॉस्फेयर से और CO2 को रिलीज किया, तो ये वाला जो काम है उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग। लेकिन जो आपने जितना भी फूड खाया है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। अब फूड जिस फॉर्म में खा रहे हो उसी फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ये काम होता है सेल के अंदर, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसको वो ATP में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको ये भी याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जब होता है तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। मतलब जिस टाइप के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, और जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो वो आपका क्या हो गया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है फॉलो करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम 9th क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं। तो जितने भी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं CO2 एंड H2O, जबकि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, लाइक 38 ATP, जबकि एनाएरोबिक में कम अमाउंट होती है एनर्जी की रिलीज, आपके 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल याद रख सकते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग, एनिमल एंड ऑल, सारे के सारे जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन ही फॉलो करते हैं। सिर्फ आप बल्कि नाम याद रखो एनाएरोबिक वाला, जो ईस्ट है, बैक्टीरिया है, फर्मेंटेशन का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है, वो वहीं पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है।
अब नेक्स्ट आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी डायग्राम को आप ध्यान से रख सकते हो यार, क्योंकि इसमें मोस्टली डायग्राम तो नहीं पूछते बट ये पूछ लेते हैं आपसे कि किस तरीके से इनकी नंबरिंग काफ़ी बार आती है कि सबसे पहले आप बताओ कि जो रेस्पिरेशन है तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले आपका नेसल कैविटी, नेक्स्ट फेरिंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया और उसके बाद ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, एल्वोलाई। मेनली आपको इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। और अगर गलती से आपसे डायग्राम भी पूछ लिया तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, इतना डिफिकल्ट है भी नहीं। अब उसके बाद अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के अंदर इनहेलेशन होता है, दूसरी बार एक्सहेलेशन होता है, मतलब एक बार आपने सांस को अंदर लेना, एक बार आपने बाहर छोड़ना। तो उन दोनों की जो है अलग अलग मैकेनिज्म है। आपको पता होना चाहिए कि कब हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है। दोनों के डिफरेंस जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। इनहेलेशन के टाइम पे जो है चेस्ट कैविटी वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे उसका जस्ट आप अपोजिट याद रखो। एक चीज़ अपने याद रखा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे जस्ट जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इनहेलेशन के टाइम पे जो रिब्स है वो लिफ्ट अप कर जाते हैं, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, उसका शेप क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे दोबारा से वो अपने डोम शेप में आ जाता है। इनहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हवा क्या है, पूरा का पूरा एयर जो है एंटर कर जाता है लंग में। एक्सहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस और इस वजह से हम एयर को क्या करते हैं, लंग से बाहर करा देते हैं। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है आपको। इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगा, रिब्स जो है लिफ्ट अप होंगे, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और उस वजह से जो है ये सारी चीज़ें होने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और बढ़ने की वजह से जो भी एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा। अब आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पे ही 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ज़रूर देख लेना है, इससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। एक आता है ये कि पेड़ के नीचे कभी भी हमें रात में नहीं सोना चाहिए, आपने सुना होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है। प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। मतलब वैसे तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन रात में वो क्या करता है, उसको रिलीज़ करा देता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है। और क्यों नहीं होती है रात में, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होता नहीं है। तो इस वजह से वी शुड वॉक नियर द ट्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस वजह से पेड़ के आसपास हम अर्ली इन द मॉर्निंग तो वॉक कर सकते हैं, लेकिन ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, लेकिन नाइट में बिल्कुल नहीं। सेकेंड आपको याद रखना है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि पानी में ही रहते हैं, तो वो सांस किस तरीके से लेते हैं, चाहिए तो उन्हें भी ऑक्सीजन। सो दे टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर आपका H2O है, मतलब ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व है। इफ वाटर इज पोल्यूटेड, अगर वाटर किसी वजह से पोल्यूटेड हो जाता है, देन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बिकम्स लेस। तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है और ऐसे में एक्वेटिक एनिमल का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम जो एनिमल, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो कि मतलब ज़मीन पे रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो जो एटमॉस्फेयर से यूज़ कर लेते हैं एयर हम। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है उनको कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जो है वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही आपने उसको पोल्यूटेड करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिसबैलेंस होगा और इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। अब गाइस ये चैप्टर है बहुत बड़ा, क्योंकि अब तक हमने न्यूट्रिशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, अब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिसके अंदर हम हार्ट एंड ऑल ये सब कुछ भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पूरा का पूरा है। तो हम सेकंड पार्ट में इस वीडियो को इस जो है कवर करेंगे इस चैप्टर को। हालांकि अब तक सभी चैप्टर के एक ही पार्ट हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। और जैसे ही आपका सेकेंड पार्ट डल जाएगा तो उसकी जो है उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। बाकी तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।